साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रकाश तरंगों की कुछ विशेषताओं के बारे में, कुछ अभिलक्षणों के बारे में। उनमें से एक अभिलक्षण या विशेषता है प्रकाश का अपवर्तन होना। प्रकाश के अपवर्तन होने से लेंस के द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब तो बनते ही बनते हैं, इसके अतिरिक्त अपवर्तन के कारण हमें दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि अपवर्तन के कारण दैनिक रूप से हमें कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं हमारे दैनिक जीवन में। और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे अपवर्तन के माध्यम से लेंसों से प्रतिबिंब बनते हैं। और उसके बाद आगे क्लास में हम प्रकाश के जो अन्य अभिलक्षण हैं, अन्य विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन होता क्या है? यदि अपवर्तन को परिभाषित किया जाए तो इसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की तरंगें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, साथ ही साथ उनका वेग भी क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तित हो जाता है। दिशा और वेग के इस परिवर्तन को ही क्या कह दिया जाता है? अपवर्तन कह दिया जाता है। आप सभी को मालूम है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से प्रकाश की जो विकिरणें हैं, प्रकाश की जो तरंगें हैं, वो धरती की ओर आगे बढ़ती हैं और धरती तक पहुंचते पहुंचते ये प्रकाश की तरंगें विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती हैं। तो शुरुआत में जब ये चलती हैं तो ये निर्वात से होकर गुजरती हैं। उसके पश्चात जब ये नीचे की ओर आती हैं तो इन्हें वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल में भी इन्हें दो प्रकार के माध्यम मिलते हैं, एक तो जलीय माध्यम, जल की बूंदों का जो माध्यम है वो, और साथ ही साथ में कुछ गैसों से होकर भी गुजरते हैं। तो पूरे रास्ते में सूर्य से निकलने वाली ये जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, उनका वेग जो होता है मार्ग में अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का होता है। और जब वेग अलग अलग होता है तो इनका पथ भी जो है वो अलग अलग होता है। अपने पथ से ये कुछ विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस पथ विक्षेपण, अपने पथ से मुड़ने और वेग में परिवर्तन को ही हम क्यों क्या कह देते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और ये अपवर्तन होने का कारण क्या है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो तरंग है उसका अलग अलग तरीके से चलना। तो ये था अपवर्तन का अर्थ। अब टेक्निकली अपवर्तन को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि सबसे पहली जरूरत तो क्या है अपवर्तन होने के लिए? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे कौन? प्रकाश की तरंग। तो माना ये एक माध्यम है जिसे हमने हवा के रूप में लिया, और एक ये दूसरा माध्यम है जो क्या है? पानी, हवा और जल। जब इस हवा से जल में प्रकाश की तरंग प्रवेश करेगी तो वो क्या होती है? अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो देखिए ये अपने मार्ग, इसका सीधा मार्ग क्या होता? ये वाला, लेकिन ये अपने मार्ग से विक्षेपित होकर क्या हो गई? मुड़ गई। तो इस घटना को ही हम टेक्निकली क्या कह देते हैं? अपवर्तन कह देते हैं। अब ये मुड़, हमने देखा कि ये मुड़ी किस तरफ है? ये एक धरातल हमें दिखाई दे रहा है, ये एक सतह हमें दिखाई दे रही है, इस सतह की ओर ये मुड़ी है। जबकि इससे विपरीत स्थिति भी हो सकती है, इसका मुड़ाव जो होता है वो इस प्रकार से इस सतह से दूर भी हो सकता है। अब ये सतह जो होती है जो कि दो माध्यमों को अलग करती है, देखिए हवा माध्यम और पानी माध्यम, इन माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह होती है उसके लंबवत कोई रेखा यदि खींच दी जाती है तो उस रेखा को क्या बोल देते हैं? अभिलंब बोल देते हैं। और जब अपवर्तन होता है प्रकाश की विकिरण का तो प्रकाश की तरंग या अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। जैसा इस मामले में हमने देखा कि ये अभिलंब से क्या हुई है? अभिलंब कौन सा है? ये वाला। तो ये अभिलंब और मुड़ गई, अभिलंब के पास आ गई। हो सकता है ये अभिलंब से दूर भी चली जाए, तो या तो अभिलंब की ओर आ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाता है। दो प्रकार की स्थितियों में अपवर्तन होता है, दो प्रकार से प्रकाश की विकिरण का अपवर्तन हो सकता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाना या अभिलंब से दूर हट जाना। अब अभिलंब की ओर झुकती कब है? जब ये प्रकाश की तरंग विरल माध्यम, हवा क्या है? विरल माध्यम, और पानी क्या है? सघन माध्यम इसकी अपेक्षा। तो जब प्रकाश की तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये अपनी दिशा को इस प्रकार से परिवर्तित करती है कि ये अभिलंब इस धरातल की ओर झुक जाती है। जबकि ये प्रकाश की विकिरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करेगी या प्रवेश करेगी तो इसका उल्टा होगा, अर्थात प्रकाश की विकिरण अपने मार्ग से इस प्रकार विस्थापित होगी कि ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो क्लियर है?
कि सघन माध्यम में प्रवेश जब करती है हवा से, सघन माध्यम अर्थात जल में जब प्रवेश करती है तो क्या होती है, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसका उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा प्रभाव होता है। साथ ही साथ वेग में परिवर्तन किस प्रकार होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वेग कम हो जाता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था प्रकाश की विकिरणों का अपवर्तन। देखिए इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ये विरल माध्यम, ये विकिरण आई, ठीक है। ये क्या है, ये वाली जो सतह है इसको क्या कह दिया हमने, अभिलंब। अब क्या हुआ, ये सीधी इस तरह से जानी चाहिए थी, इसकी जगह क्या हो गई, इसकी दिशा ये वाली हो गई, यानी ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। अब ये हो गया सघन माध्यम। अब सघन माध्यम से मान लो विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश की विकिरण, तो ये इसमें विरल माध्यम में जब जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये था परावर्तन का, हमने टेक्निकली देखा कि किस प्रकार से परावर्तन होता है। सघन से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, और विरल से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। लेकिन यदि आने वाली जो प्रकाश की विकिरण है, आने वाली जो प्रकाश की तरंग है, वो यदि अभिलंब के समानांतर आ जाए, अभिलंब के समानांतर आ जाए, अर्थात इस प्रकार से आ जाए, यूं आ जाए, समानांतर हो अभिलंब के, तो ये बिना मुड़े सीधी ही अपनी दिशा में जाती है। अर्थात उस स्थिति में किसी प्रकार का दिशा में परिवर्तन नहीं होता, और जब दिशा में परिवर्तन नहीं होता तो अपवर्तन भी नहीं होता। ये था अपवर्तन का मूल सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में भी क्या प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जी हाँ, दैनिक जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो अपवर्तन को इंगित करती हैं। उनमें से एक है, जब हम किसी पेंसिल को या किसी छड़ को पानी के ग्लास में डुबो देते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख पा रहा है यहाँ पर, हम देखते हैं कि जब किसी पेंसिल को डुबो दिया जाएगा पानी के ग्लास में तो वो हमें सीधी की अपेक्षा इस प्रकार से टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी या मुड़ी हुई दिखाई देती है, इस तरह से दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है, अपवर्तन। क्यों, क्योंकि पेंसिल से चलने वाली प्रकाश की विकिरण जब व्यक्ति की आंख तक आएंगी तो क्या होगा, सघन माध्यम से क्या होंगी, हवा में प्रवेश करेंगी, तो उनकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और इस दिशा परिवर्तन होने के कारण ही जो पेंसिल की आकृति है वो हमें टेढ़ी दिखाई देगी। इसी प्रकार आग को यदि हम देखते हैं तो वो हमें झिलमिलाती हुई, हिलती हुई दिखाई देती है। उसका कारण क्या है कि आग से निकलने वाली जो प्रकाश की विकिरणें हैं वो आग से, आग जहां क्या है विरल माध्यम, उससे वायुमंडल में आएंगी, तो उसकी अपेक्षा वायुमंडल का माध्यम क्या हो जाएगा, सघन। तो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश हुआ, प्रवेश होते ही क्या हो जाता है, वेग और दिशा परिवर्तित हो जाती है, अपवर्तन होता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें क्या होता है, जो आग की लपटें हैं वो झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से जो पानी के टैंक की यदि तली को हम देखते हैं ऊपर से, पानी का टैंक है उसके तल को यदि हम ऊपर से देखते हैं तो वो तल हमें वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि पानी के तल से आने वाली प्रकाश की जो तरंगे हैं वो जब आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो पहले तो वो पानी में चलती हैं और उसके बाद कहाँ आती है, वो हवा में आती हैं। तो माध्यम क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। माध्यम परिवर्तित हो गया तो प्रकाश की जो तरंगे उनका वेग और दिशा परिवर्तित हो गई, जिससे वास्तविक स्थिति से उठी हुई आपको जो तल है वो पानी के टैंक का तल दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि हम किसी अखबार पर कांच रख देंगे तो अखबार के जो अक्षर हैं वो हमें उठे हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण भी क्या होगा, अपवर्तन। क्यों, क्योंकि जो अक्षरों से प्रकाश की तरंगे चलेंगी वो पहले वायु से कहां प्रवेश करेंगी, कांच में प्रवेश करेंगी, फिर कांच में से निकल के वापस वायु में प्रवेश करेंगी और फिर आपकी आंख तक पहुंचेंगी। इसका परिणाम क्या होगा कि प्रकाश की तरंगों का क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो दिशा और वेग परिवर्तन, दिशा और वेग परिवर्तन तो वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाई देती हैं और अक्षर जो हैं वो हमें उठे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार तारे भी हमें क्या देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है कि तारों की जो स्थिति है वो हमारी आंखों को अलग अलग प्रतीत होती है। उसका कारण क्या होता है, तारे से निकलने वाले जो प्रकाश की विकिरणें हैं, तरंगे हैं, वो जब वायुमंडल को पार करते हुए आपकी आंखों तक पहुंचती हैं तो उनका क्या होता है, वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उन वायुमंडल की गैसों के कारण तारे से जो विकिरणें चलेंगी, तरंगे चलेंगी, वो पहले निर्वात में होंगी और निर्वात से वो वायुमंडल को पार करके आपकी आंखों तक पहुंचेंगी। उस दौरान क्या होता है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं
और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अपवर्तन होगा, और इस अपवर्तन के कारण क्या होगा, तारे की जो स्थिति है वो आपको वास्तविक की जगह कुछ किसकी भी दिखाई देगी और फिर आपको दूसरी जगह ही दिखाई देगा। इसे ही तो क्या कहते हैं, तारे का टिमटिमाना कहते हैं। और तारे के टिमटिमाने का जो कारण है वो क्या होता है, वायुमंडल से जब विकिरणें आती हैं तो इस वायुमंडल के लगातार परिवर्तित होते रहने के कारण अपवर्तन की जो दर है वो भी बदलती रहती है, और अपवर्तन की दर बदलने के कारण तारा टिमटिमाता हुए हमें दिखाई देता है। यही बात ग्रहों पर लागू क्यों नहीं होती, ग्रह तो हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। ग्रहों को जब हम देखते हैं तो वो हमने टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, जबकि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। उसका कारण क्या है, एक तो सबसे पहली चीज, तारे अधिक दूरी पर होते हैं, तो अधिक दूरी पर अधिक पथ उन्हें तय करना पड़ता है, अधिक पथ तय करने पड़ेगा तो अधिक मात्रा में अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि बार बार क्या होगा, माध्यम परिवर्तित होगा, माध्यम परिवर्तन से क्या होगा, अपवर्तन होगा। जबकि ग्रह हमारे पृथ्वी के नजदीक हैं तारों की अपेक्षा, तो सबसे पहली चीज तो ये नजदीक है। दूसरा, ये प्रकाश के बिंदु स्रोत नहीं है। क्या नहीं है, बिंदु स्रोत नहीं है। तारे क्या है, एक बिंदु स्रोत है, यानी प्रकाश की विकिरणें एक दिशा में सीधी इनसे निकलती हैं, जबकि इनसे जो ग्रह हैं वो क्या है, बिंदु स्रोत नहीं है। उनसे जो है प्रकाश की जो तरंगे निकलती हैं वो सभी दिशाओं में फैली हुई निकलती हैं। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण हमें तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह जो है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार हम देखते हैं कई बार कि सूर्य उदय से जस्ट पहले, यानी सूरज उगने के जस्ट पहले और सूरज डूबने के जस्ट पश्चात, तुरंत पश्चात हमें जो है उसके बाद भी सूर्य दिखाई देता रहता है। यानी सूर्य उगने से पहले ही हमें क्या दिखाई देने लग जाता है, सूर्य आभासी रूप से दिखाई देने लग जाता है, और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक भी हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य आभासी रूप से दिखाई देता रहता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण भी अपवर्तन ही होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जल के अंदर यदि किसी मछलियों को हम देखते हैं तो मछलियां भी हमें वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती हैं। उसका कारण भी क्या है, मछलियों से चली तरंगे जल को पार करके वायुमंडल में आती हैं, फिर आपकी आंखों तक पहुंचती हैं। तो इस दौरान वो क्या करती हैं, माध्यम परिवर्तित करती हैं। माध्यम परिवर्तन, जल से वायुमंडल में आई यानी कि सघन से विरल में आई, सघन से विरल में आती है तो जब क्या हो जाता है, वेग और दिशा परिवर्तित हो जाती है। वेग और दिशा परिवर्तित होने के कारण उस वस्तु की वास्तविक स्थिति से वो हमें अलग दिखाई देती है। तो ये सब थे परिवर्तन, अपवर्तन के कुछ उदाहरण जो हमें दैनिक जीवन में दिनों दिन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी एक प्रकार से क्या है, अपवर्तन का ही एक उदाहरण है, लेकिन इसमें अपवर्तन के साथ में परावर्तन भी होता है। तो आइए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आखिर होता क्या है। सबसे पहली चीज तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें आवश्यक होती है। पहली शर्त तो क्या, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना होगा, अर्थात प्रकाश की जो तरंगें हैं वो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी, उसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नंबर एक। दूसरी, आपतन कोण जो होता है, अर्थात जिस कोण से प्रकाश की तरंग आए, कहां आए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, वो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब एक नया शब्द आपने सुन लिया, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है, वो आपतन कोण मतलब जब सघन माध्यम से, ये हो गया सघन माध्यम मान लो, और ये हो गया विरल माध्यम, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की तरंग क्या करे, गति करे, तो इस तल और प्रकाश की तरंग दोनों तलों को, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल और प्रकाश की तरंग के बीच में जो कोण होता है उसे तो क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। और ये आपतन कोण का मान यदि इतना हो, कितना, क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये प्रकाश की किरणें यहां सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश ही नहीं करेंगी, अपितु वापस से सघन माध्यम में ही लौट जाएंगी।
अर्थात अपवर्तन होने की बजाय क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो वो आपतन कोण जिससे किसी तरंग को आपतित करने पर वो तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश ही ना करे अपितु सघन माध्यम में ही लौट जाए, तो उसे क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं। ये न्यूनतम कोण होता है जिस स्थिति में ऐसा होता है। इससे अधिक कोण पर यदि क्या करी जाएंगी, विकिरण आपतित की जाएंगी सघन से विरल माध्यम की ओर, तो वो सभी विकिरणें वापस सघन माध्यम में लौटेंगी। तो क्रांतिक कोण वह न्यूनतम आपतित कोण होता है जिस पर यदि किसी विकिरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजा जाए तो वो वापस सघन माध्यम में लौट जाएगी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हमने देखी। पहला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाए, और वो किस कोण से जाए, कम से कम क्रांतिक कोण से जाए। क्रांतिक कोण से कम जाए या उससे अधिक कोण से जाए, उससे अधिक कोण से जाए, तब क्या होगा, वापिस आने लग जाएंगी प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही। और क्या घटित होगा, जो घटना घटित होगी उसको हम क्या कह देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देंगे। देखिए ये हमने देखा कि इस कोण से जब हमने डाली आपतन किरण, ये क्या है, मान लो जल है सघन माध्यम, ये क्या है, वायु है, ये कौन सा है, विरल माध्यम, इस कोण से गई तो ये अपवर्तन हो गया, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेशित कर गई। फिर हमने ये एंगल से डाला तो हमने देखा कि यहां ना तो विरल माध्यम में प्रवेश किया और ना ही क्या हुई, वापस सघन माध्यम में लौटी। तो इस प्रकार के कोण को क्या कह दिया हमने, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण से अधिक यदि क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। यदि क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण हो गया तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश की विकिरण वापस सघन माध्यम में आ गई। तो इस कोण को हम क्या कह देते हैं, ये वाला जो कोण होता है उसको हम कह देते हैं आपतन कोण क्या कह देते हैं हम, क्रांतिक कोण से अधिक का कोण कह देते हैं। और इस स्थिति में वापस से लौट आएंगी क्या, प्रकाश की विकिरण कहां लौट आएंगी, सघन माध्यम में ही। और उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नतीजा होता है सघन माध्यम क्या होने लग जाता है, चमकने लग जाता है। जिस माध्यम में लौटी हैं ये प्रकाश की किरणें, वो सतह क्या होने लग जाती है, चमकती हुई दिखाई देने लग जाती है। ये तो थी इसकी अवधारणा। क्या दैनिक जीवन में भी इससे संबंधित कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं? तो जी हाँ, बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के देखने को मिलते हैं। पहला उदाहरण, हीरे का चमकना। हीरा चमकता क्यों है, क्योंकि हीरे से चली प्रकाश की विकिरण अब ये क्रांतिक कोण से ज्यादा मान पे क्या होती हैं, वायुमंडल की ओर जाती हैं। तो ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं करेंगी, यहाँ प्रवेश नहीं करेंगी, वापस हीरे में ही लौट जाएंगी। और इस प्रकार बार बार से टकराकर ये क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिससे ये पूरी की पूरी सतह जो है हीरे की वो चमकने लग जाती है। तो हीरे का चमकना किस कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसी प्रकार रेगिस्तान में जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो हमें कई कई जगह पर जल दिखाई देता है, जिसे मृग मरीचिका के नाम से जाना जाता है। वो भी किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल से जो गर्म स्थान है वहां पर विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम पे प्रकाश की किरणें प्रवेश ही नहीं करती, और प्रवेश ना करने के कारण वहीं पर क्या होने लग जाती है, वापिस परावर्तित होने लग जाती हैं। और परावर्तित होने के कारण वो जगह चमकती हुई दिखाई देती है, जिसे मृगमरीचिका कहते हैं। इसी प्रकार की फिनोमिना कांच की दरार में होती है। इसी प्रकार जल में जब हम परखनली को डाल देते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब या परखनली को जब हम जल में रख देते हैं, तो वो परखनली भी हमें क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देने लग जाती है। क्योंकि परखनली से चलने वाली विकिरणें या प्रकाश की तरंगें जल को पार करके वायुमंडल में न आकर वापिस से कहां लौट जाती हैं, जल में ही लौट जाती हैं, जिससे परखनली क्या होती है, चमकती हुई हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार का कार्य ऑप्टिकल फाइबर, जिसे प्रकाशिक तंतु भी कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के माध्यम के रूप में, केबल के रूप में काम आता है। ये देख पा रहे हैं आप केबल, इस केबल में क्या होता है, प्रकाश की तरंगें जो होती हैं वो चलती हैं और इस केबल की सतह से टकराकर बाहर निकलने की जगह वापस यहीं पर क्या करने लग जाती हैं, परावर्तन करने लग जाती हैं। जिससे क्या होता है, ये पूरी जो सतह है वो चमकने लग जाती है और परावर्तन कर करके सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो है इंद्रधनुष। क्या है, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष जब बनता है उसमें बहुत सारे प्रकाश के अभिलक्षण हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है
वहां पर परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरणों का एक सतह से टकराकर वापस उसी तरफ लौट जाना, वो तो होता है परावर्तन। तो इंद्रधनुष के निर्माण में हमें परावर्तन भी देखने को मिलता है, इंद्रधनुष के निर्माण में हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी देखने को मिलता है, इंद्रधनुष के निर्माण में हमें अपवर्तन भी देखने को मिलता है, और इंद्रधनुष के निर्माण में हमें वर्ण विक्षेपण भी देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा जो फिनोमिना होता है वो पानी की एक बूंद के कारण होता है। और सदैव जो इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य जो होता है उसकी विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ये सन है, उसकी विपरीत दिशा में क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। अब हमने बहुत सारी मैकेनिज्म देखी कि इंद्रधनुष के निर्माण में परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। परावर्तन हमें पता है कि क्या होता है। परावर्तन एक प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने देख लिया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का प्रवेश करना। हमने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है? कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, विरल माध्यम में प्रवेश ही नहीं करती। और उसके लिए आपतन कोण से, आपतन कोण क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। और एक होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को यदि सामान्य शब्दों में समझे तो प्रकाश की जो विकिरण है, प्रकाश की जो तरंग है वो अलग अलग प्रकार, अलग अलग रंगों की तरंगों से मिलकर बनी होती है। इन रंगों में बट जाना, रंगों में बट जाना ही क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। तो ये सारी की गतिविधियां हमें किस में दिखाई देती हैं? इंद्रधनुष में। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये दिखाई देती हैं, क्या इनकी मैकेनिज्म होती है। तो देखिए इंद्रधनुष जब भी बनता है तो होता क्या है? एक पानी की बूंद होती है, ये हो गई पानी की बूंद। क्या हो गई? पानी की बूंद। क्योंकि वर्षा ऋतु में ही बनता है सदैव इंद्रधनुष, तो वातावरण में क्या होता है? पानी की बूंदें होती हैं, वर्षा के रूप में जो पानी की बूंदें होती है वातावरण में मौजूद होती हैं। अब क्या हुआ? सूर्य से प्रकाश की विकिरण आई, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य से प्रकाश तरंग, सूर्य की प्रकाश तरंग आई। अब प्रकाश तरंग वायुमंडल में थी, वायुमंडल क्या है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम से ये क्या की? सघन माध्यम में प्रवेशित करी। सघन माध्यम कौन सा? पानी की बूंद। कौन सा? पानी की बूंद प्रवेश कर गई, दिशा परिवर्तित हो गई। तो यहां तो क्या हो गया? जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो दिशा जब परिवर्तित हो जाती है तो उसे तो क्या बोल दिया हमने? अपवर्तन। तो क्या हो गया? ये तो हो गया अपवर्तन। तो पहला मैकेनिज्म तो हो गई अपवर्तन, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि फिर ये वापस से क्या करती है? यहां गई, अब ये क्या करेगी? सघन, वापस से ये बूंद के बाहर क्या होगा? वायुमंडल होगा। अब ये वायुमंडल वापस से क्या है? विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो ये यहां प्रवेश नहीं कर पाती है, वापस से बाहर नहीं निकल पाती है। और वापस से बाहर न निकलने के कारण परिणाम क्या होता है? वापस से बाहर ना निकलेगी, उसका परिणाम क्या हो गया भाई? वापस से बाहर न निकलने के कारण परिणाम क्या हो जाता है? सघन माध्यम में ही ये लौट जाती है। तो ये वापस से यही सघन माध्यम में ही लौट गई। तो क्या हो गया? इस स्थिति में इस पॉइंट पर क्या हो गया? दूसरे नंबर की गतिविधि जिसे हमने क्या कहा था? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दूसरी चीज हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो गया। और तीसरा होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में ये जो पानी की बूंद है ये प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लग जाती है और प्रकाश की विकिरणों को अपने कई रंगों वाली विकिरण में क्या कर देती है? बांट देती है। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो घटना हो गई वो हो गई तीसरे नंबर की घटना, जिसे क्या बोल दिया हमने? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो यहां तो क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से जब पानी की बूंद में प्रवेश किया तो पहली चीज हो गई अपवर्तन। फिर उसके बाद में ये वापस से क्या हुआ? इस सतह से वापस से टकराकर इसी बूंद में वापस लौट गया। तो वहां क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो गया और क्या हो गया? परावर्तन भी हो गया। तो परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो गया। और उसके बाद में चौथी गतिविधि क्या हो गई? कि ये प्रकाश की किरण इस बूंद के अंतर्गत क्या हो जाएगी? अपने अलग अलग रंगों में बट जाएगी। तो इसको क्या बोल दिया हमने? वर्ण विक्षेपण। तो ये सारी की सारी गतिविधि किसके अंतर्गत होती है? इंद्रधनुष बनने के दौरान होती है। अब ये गतिविधियां कितनी बार होती हैं उसके आधार पर जो है हम
इंद्रधनुष को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहले प्रकार का इंद्रधनुष होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरे प्रकार का इंद्रधनुष होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है उसमें एक बार तो दो बार तो क्या होता है अपवर्तन। अपवर्तन कितनी बार होता है? दो बार। कहां कहां होता है देखिए आप, देखिए ये है प्राथमिक इंद्रधनुष। यहां हम देखेंगे कि यहां आई प्रकाश की बूंद, प्रकाश की बूंद यहां से यहां क्या करी, प्रवेश करी, तो पहला अपवर्तन तो क्या हो गया यहां। क्यों? वायुमंडल से बूंद में, वायुमंडल से, ये तो था वायुमंडल, और वायुमंडल से अब प्रकाश की किरण कहां प्रवेश कर रही है? पानी की बूंद में प्रवेश कर रही है। पानी की बूंद क्या है? सघन माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो पहला अपवर्तन तो यहां हो गया। फिर जब ये पानी की बूंद से बाहर यहां निकल रहा है तो दूसरा अपवर्तन कहां हो गया? यहां हो गया। तो दो बार तो क्या हो गया? अपवर्तन। दो बार तो क्या हो गया? अपवर्तन। और एक बार होता है क्या? परावर्तन। तो देखिए यहां पानी की बूंद से ये टकराई और टकरा के क्या हो गया? ये अपवर्तन हो गया। तो एक बार तो दो बार तो अपवर्तन हुआ और एक बार क्या होता है? परावर्तन होता है। किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जब इंद्रधनुष बनता है उस समय जो रंगों का अवक्षेपण होता है, रंगों का जो हमने देखा था पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि इसमें वर्ण विक्षेपण, जो रंगों का वर्ण विक्षेपण, ये वाला जो गतिविधि होती है वो वर्ण विक्षेपण इस प्रकार से होता है कि लाल रंग तो होता है बाहर की ओर। तो देखिए लाल रंग क्या दिख रहा है हमें? बाहर की ओर। और जबकि बैंगनी रंग होता है अंदर की ओर। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? बैंगनी रंग अंदर की ओर, लाल रंग बाहर की ओर दिखाई देता है। दो बार अपवर्तन होता है और एक बार क्या होता है? परावर्तन होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में अपवर्तन भी दो बार होता है और परावर्तन भी दो बार होता है। साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण तो होता ही होता है। और वर्ण विक्षेपण इस प्रकार से होता है कि लाल रंग तो देता है हमें अंदर की ओर दिखाई, लाल रंग, और बैंगनी रंग हमें दिखाई देता है, ठीक है, बाहर की ओर। तो ये अंतर हमें दिखाई देता है। यहां लाल रंग बाहर दिखाई दे रहा है, यहां बैंगनी रंग हमें बाहर दिखाई दे रहा है द्वितीयक इंद्रधनुष में। अब हमने देखा कि द्वितीयक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन होता है, साथ ही साथ दो बार परावर्तन भी होता है। तो अपवर्तन तो वही जो प्राथमिक इंद्रधनुष में जैसे दो बार अपवर्तन हुआ वैसे ही यहां पे भी अपवर्तन होता है। एक बार तो प्रकाश की किरण जब क्या करती है? अंदर प्रवेश करती है बूंद के, और एक बार जब बाहर निकलती है। दो स्थिति में क्या हो गया? परावर्तन हो गया। और दो ही बार क्या होता है? अपवर्तन हो गया। और दो ही बार क्या होता है? परावर्तन। परावर्तन एक परावर्तन तो देखिए इस बिंदु पर हमें देखने को मिल रहा है, और दूसरा परावर्तन हमें वापिस इधर देखने को मिल रहा है। तो दो बार परावर्तन और दो बार अपवर्तन होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। ये थी इंद्रधनुष बनने की एक फिनोमेना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपवर्तन के माध्यम से ही हमने देखा था कि लेंस क्या बनाते हैं? किसी वस्तु का क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। लेंस क्या बनाते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंसों द्वारा कब बनता है? जब लेंस क्या करती है? वस्तु, ये कोई वस्तु है, अब लेंस क्या करता है? इस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की तरंगें होती है उनका लेंस क्या कर देते हैं? अपवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपवर्तन, उनकी दिशा मोड़ देते हैं। इस अपवर्तन के कारण ही क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनता है। जबकि दर्पण में हमने देखा था कि प्रतिबिंब कैसे बना था? दर्पण में प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के कारण, जबकि लेंस में प्रतिबिंब बनता है किसके कारण? अपवर्तन के कारण बनता है। अब अपवर्तन के कारण लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उन प्रतिबिंबों का जो टाइप होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से, वास्तविक बनेगा या अवास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के किस लेंस के किस ओर बनेगा। ये सब किस पर निर्भर करता है कि लेंस की अपेक्षा, एक तो लेंस का प्रकार और लेंस की अपेक्षा वस्तु किस स्थिति में रखी हुई है, लेंस से कितनी दूरी पर रखी हुई है, लेंस की फोकस दूरी पर रखी है, अनंत पर रखी है, दूर पर रखी है, कहां रखी है। यानी एक तो वस्तु की स्थिति लेंस की अपेक्षा और एक लेंस के प्रकार, दो चीजों पर क्या बनेगा? लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए ये आप देख रहे हैं कोई वस्तु और ये क्या बन रहा है? उसका प्रतिबिंब। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। वस्तु हमने इस प्रकार से रखी है, प्रतिबिंब इस प्रकार से बन रहा है। तो वो किसके कारण? इस पर्टिकुलर स्थिति के कारण क्या है? वो प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब का बनना दो चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है, लेंस के प्रकार और लेंस से वस्तु की दूरी या स्थिति पर। आइए देखते हैं किस किस प्रकार से लेंसों से प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं। पहला हम देखेंगे उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस
प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उत्तल लेंस से? अपवर्तन से, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों से ही प्रतिबिंब अपवर्तन के माध्यम से बनेंगे। वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं जब वो उत्तल लेंस तक पहुंचेंगी तो उत्तल लेंस उनका क्या कर देगी? अपवर्तन कर देगी, जिससे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस से वो या तो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। यानी आभासी भी बन सकता है या वास्तविक भी बन सकता है, डिपेंड करता है वस्तु की स्थिति पर कि कहाँ वस्तु रखी गई है। वस्तु के बराबर भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत मतलब दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर रखी हो, यह स्थिति मान लो क्या है? अनंत है, तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव एफ पर बनता है, फोकस पर बनता है। देखिए वस्तु अनंत पर रखी है, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर बनता है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है इस प्रकार का प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। ज्यादा इसकी डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किस मामले में? उत्तल दर्पण के मामले में। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब या तो आभासी या वास्तविक, वस्तु के बराबर भी हो सकते हैं, वस्तु के से छोटे भी हो सकते हैं और वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अपवर्तन से बनेंगे। और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव क्या होंगे? सबसे पहली चीज तो आभासी होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। सदैव सीधे बनेंगे, सदैव क्या बनेंगे? सीधे बनेंगे। और सदैव वस्तु से क्या बनेंगे? छोटे बनेंगे। और यहां भी एक पर्टिकुलर स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में भी कहां बनते हैं? एफ पर ही बनता है। कहां बनता है? प्रतिबिंब एफ पर ही बनता है। जब अनंत दूरी पर क्या रखी जाती है? वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब यहां भी कहां बनता है? फोकस पर ही बनता है। कहां बनता है? फोकस पर ही बनता है। तो देखिए ये अनंत पर जब कोई भी वस्तु रखी जाती है तो यहां फोकस पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब जो बनता है ये इस दर्पण की ओर ही बनता है, दर्पण के पीछे नहीं। जबकि उत्तल दर्पण में हमने देखा था ये दर्पण के पीछे की ओर बन रहा था। ये थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के माध्यम से बनने वाले प्रतिबिंब। अब बात करते हैं इन प्रतिबिंबों के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में और देखते हैं कि उत्तल और अवतल लेंसों का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। सॉरी लेंस, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यहां आज की क्लास में हम देख रहे हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उन लेंसों का प्रयोग। तो आपको अंतर समझना है लेंस और दर्पण में। दर्पण अलग होता है, लेंस अलग होता है। दोनों में क्या मूलभूत अंतर है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। दर्पणों के क्या उपयोग और उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं लेंसों के बारे में। तो पहले देखते हैं हम उत्तल लेंस के प्रयोग के बारे में। उत्तल जो लेंस होते हैं वो सबसे पहली चीज तो सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब जिससे चीजें बड़ी दिखती हैं, ठीक है, जिस उपकरण से चीजें अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती हैं वो क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। और इस सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और वो उत्तल लेंस कौन सा होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में। दूसरे प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और ये वस्तु को अपने वास्तविक आकार से और भी ज्यादा बड़ा करके दिखाता है। और इसमें जो लेंस होते हैं वो दो होते हैं, एक तो अभिनेत्र लेंस और एक अभिदृश्य लेंस। अभिनेत्र लेंस वो होता है जो मानव की आंख की, जिस आंख से हम वस्तु को देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप से, उस आंख की ओर जो दर्पण होता है उसे तो हम क्या बोल देते हैं? अभिनेत्र लेंस बोल देते हैं। और जो दूर होता है आंख से यानी वस्तु की ओर होता है, जहां वस्तु रखी है उस ओर होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? अभिदृश्य लेंस बोल देते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस का प्रयोग होता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसों का प्रयोग होता है। एक आंख की ओर अभिनेत्र लेंस और दूसरा वस्तु की ओर जिसे अभिदृश्य लेंस कहते हैं। दोनों के दोनों ही लेंस क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं और कम फोकस दूरी के होते हैं। दोनों की फोकस दूरी कम होती है। लेकिन जो अभिदृश्यक लेंस होता है यानी जो वस्तु की ओर होता है उसका द्वारक क्या होता है? बड़ा होता है। उसकी साइज क्या होती है? अपेक्षाकृत बड़ी होती है।
इसी प्रकार से टेलीस्कोप जो दूर की वस्तुएं देखने के काम आने वाला उपकरण है, उस टेलीस्कोप या दूरबीन में भी उत्तल लेंस लगे होते हैं। और कितने उत्तल लेंस? 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक होता है अभिदृश्यक, जो आंख की ओर, ये आंख है, आंख की ओर जो होगा उसे तो क्या बोलेंगे? अभिनेत्र लेंस। कौन सा? अभिनेत्र लेंस। और जो आंख से दूर होता है उसे क्या बोल देते हैं? अभिदृश्य लेंस बोल देते हैं। और इस टेलीस्कोप या दूरबीन में जो अभिदृश्य लेंस होता है उसकी फोकस तो दूरी होती है, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, जबकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो नेत्र दोष हैं, उन नेत्र दोषों को दूर करने में भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है, और उनमें उत्तल और अवतल दोनों ही यथास्थिति प्रयोग किए जाते हैं। किसी प्रकार के नेत्र दोष को दूर करने में उत्तल लेंस का, और किसी प्रकार के नेत्र दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि किस स्थिति में कौन से लेंस का प्रयोग मानव नेत्रों के जो दोष होते हैं उसमें किया जाता है। पहला नेत्र दोष है मानव नेत्र से संबंधित निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष, नाम तो क्या है? निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उल्टा है ये। निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी? दूर की वस्तु साफ व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। और दूर की वस्तु साफ न दिखाई देने के जो कारण है, वो पहला कारण है कि जो आंखों के जो लेंस होता है उसकी गोलाई जो है वो बढ़ जाती है, और गोलाई बढ़ने से उसकी क्षमता भी जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ लेंस की फोकस दूरी जो है वो घट जाती है। और इन दोनों का परिणाम क्या होता है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, वो प्रतिबिंब रेटिना से कुछ दूर आगे की ओर बनने लग जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से कुछ आगे की ओर बनने लग जाता है। कारण क्या है? फोकस दूरी का घट जाना, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। बड़े ध्यान से इस सारणी को आपको समझना है, क्योंकि निश्चित रूप से परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग? अवतल लेंस का प्रयोग। होता क्या क्या है? लेंस की गोलाई क्षमता बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लग जाता है। दूसरे प्रकार का दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। कारण क्या होता है? लेंस की गोलाई और लेंस की क्षमता घट जाती है, और फोकस दूरी लेंस की बढ़ जाती है। किसके लेंस की? आंखों के लेंस की। जिससे क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की जगह रेटिना के पीछे बनने लग जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बने तो सही है, आगे और पीछे बने तो गड़बड़ है। आगे बन रहा था तो कौन सा दृष्टि दोष? निकट। पीछे बन रहा है तो कौन सा? दूर दृष्टि दोष। उपाय क्या है? उत्तल लेंस की चश्मा बना ली जाए। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ना तो वस्तु को निकट, व्यक्ति को निकट की ना दूर की, यानी ना तो पास की ना दूर की, दोनों ही वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। और कारण होता है लेंस की सामंजस्य जो क्षमता है वो या तो घट जाती है या पूरी तरीके से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसके उपाय के लिए, जब दूर की भी नहीं दिख रही, पास की भी नहीं दिख रही, तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे उसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, पास की वस्तु दिखाई दे उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों ही नहीं दिखा रही तो हम क्या करेंगे? बाइफोकल लेंस, यानी उभयोत्तल लेंस, उत्तल और अवतल लेंस दोनों का ही प्रयोग इस बीमारी में किया जाता है। एक रोग होता है मानव नेत्र से संबंधित, वो होता है दृष्टि वैमनस्य, या उसे अबिंदुता या एस्टिमेटिज्म भी बोलते हैं। और इस रोग में क्या होता है? व्यक्ति को ऊपर की तरफ नहीं दिख पाता, ऊर्ध्व दिशा में, यानी सीधा वो देखेगा तो उसे दिखाई देगा, लेकिन ऊपर की तरफ वो देखेगा तो उसको दिखाई नहीं देता, ऊर्ध्व दिशा में या वर्टिकल दिशा में दिखाई नहीं देता। और इसके करेक्शन के लिए बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे मानव नेत्र और उनको करेक्ट करने के लिए कुछ दोष। अपवर्तन की हम बात कर चुके हैं। अपवर्तन से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, दैनिक जीवन में अपवर्तन के क्या उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ और अभिलक्षणों की। उनमें से एक अभिलक्षण है व्यतिकरण। व्यतिकरण का तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहली चीज तो व्यतिकरण जब होता है जब एक ही बिंदु स्रोत से क्या हो रही हो, एक ही प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की तरंगे निकले, और वो प्रकाश की तरंगे यदि आपस में मिल जाएं, आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएं। और वो प्रकाश की तरंगे कैसी होंगी? अध्यारोपित कौन सी होंगी? जिनकी आवृत्ति और आयाम जो होंगी वो समान होंगी। वो यदि एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? प्रकाश की जो
तीव्रता होती है वो परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित दो प्रकार से हो सकती है, एक तो संपोषी परिवर्तन, इसमें प्रकाश की दो तरंगे मिलकर अपनी तीव्रता को क्या होती है, बढ़ा लेती हैं। तो परिणामी तीव्रता जब बढ़ जाती है तो उसे क्या बोल देते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और परिणामी तीव्रता जब घट जाती है दो विकिरणों के मिलने से तो उसे क्या बोल देते हैं, विनाशी व्यतिकरण। आप देख रहे हैं एक ये प्रकाश की विकिरण, एक ये, एक ये, एक ये, सारों ने आपस में क्या कर लिया, अध्यारोपण कर लिया। अध्यारोपण करने से यदि क्या हो गई, इसकी तीव्रता बढ़ गई तो वो तो क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण। और यदि परिणामी तीव्रता क्या हो गई, घट गई, तो उसको क्या बोल दिया हमने, विनाशी व्यतिकरण बोल दिया। ये था प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट प्रकाश का लक्षण है विवर्तन होना। विवर्तन का तात्पर्य है प्रकाश की विकिरणें जब एक दिशा में आगे बढ़े और उनकी दिशा में कोई रुकावट आ जाए, उनके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए, तो उस रुकावट से ये घूम कर क्या करती हैं, निकल जाती हैं। यानी मार्ग में कोई अवरोध आ गया तो उससे मुड़कर निकलने का जो गुण होता है प्रकाश की तरंगों का, उसे क्या कह देते हैं, विवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये था व्यतिकरण, विवर्तन। आइए देखते हैं कुछ और अभिलक्षणों को। वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किसी भी बिंदु कण से टकराकर प्रकाश की किरणों का क्या कर जाना, स्केटर कर जाना, फैल जाना क्या कहलाता है, चारों दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और ये कब होता है, जब प्रकाश की किरण धूल या कोई अन्य छोटे छोटे कणों से टकराती है तो उस स्थिति में प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कह देते हैं। और प्रकीर्णन के बहुत सारे उदाहरण हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे जो ट्रैफिक लाइट होती है उसका सिग्नल कैसे देखते हैं हम, ट्रैफिक लाइट का सिग्नल क्या होता है, लाल रंग का होता है। क्यों, क्योंकि लाल रंग की जो प्रकाश की विकिरणें होती हैं, जब ये मान लो रेड लाइट है, ये आप क्या हो, आपकी आंख है, तो यहां से रेड लाइट चलेगी, आपकी आंख तक जब पहुंचेगी तो बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं धूल के जो बीच में आके इसका क्या कर सकते हैं, प्रकीर्णन कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, इसलिए ये रेड कलर की लाइट बनाते हैं ताकि ये जहां से चले वहां से आपकी आंखों तक पहुंचने में ये प्रकीर्णित ना हो, सीधे आपकी आंखों तक पहुंचे, ताकि आप ये बहाना ना बना सको कि मुझे तो ये लाल रंग दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट लाल कलर की। प्रकीर्णन का एक प्रभाव कोलाइड के कणों द्वारा भी दर्शाया जाता है। कोलाइड कण कैसे होते हैं, देखिए कोई भी सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें कोलाइडी कण कहते हैं। इन कोलाइडी कणों पर यदि प्रकाश की तरंग पड़ती है, कई बार धूप में यदि आप देखते हैं तो कुछ कण आपको क्या होते हैं, उछलते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। यानी जो कोलाइड कण होते हैं वो प्रकाश के द्वारा क्या करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं प्रकाश की किरणों के पड़ने पर, तो उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। इसके कारण वो चमकते हुए भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार का प्रकीर्णन का उदाहरण हमें प्रकृति में भी देखने को मिलता है, जो आकाश के रंग को नीला कर देता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की विकिरणें जब वायुमंडल में से धरती की ओर आती हैं, वायुमंडल से जब वो गुजरती हैं तो हम देखते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसमें नीला रंग भी होता है और उस नीले रंग का विकिरण सबसे ज़्यादा होता है। और उसी विकिरण के कारण वायुमंडल में प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा फैलता है, नीले रंग का प्रकाश, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, इसीलिए समुद्र नीला दिखाई देता है और सूर्य हमें क्या देता है, इस प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। ये थे प्रकीर्णन के कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण। आइए अगले प्रकाश के अभिलक्षण की बात करें, वो है प्रकाश का विक्षेपण होना। प्रकाश के विक्षेपण का सामान्य शब्दों में अर्थ है प्रकाश अपने मूलभूत रंगों में जब बट जाए। प्रकाश मूलभूत रूप से इन विबजोर नाम के VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के जो रंग होते हैं उनसे मिलकर प्रकाश बना हुआ रहता है। जब इस प्रकाश की तरंग को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, एक कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये सफेद रंग का प्रकाश अपने अवयव रंगों में बट जाता है जिन्हें विबजोर कहते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और ये जो विक्षेपण होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। जबकि प्रकीर्णन सबसे ज्यादा लाल रंग का और बैंगनी रंग का सबसे कम, यहाँ विक्षेपण बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा विक्षेपण हमें देखने को मिलता है। देखिए इस मार्ग से आया, इस मार्ग से आया, तो सबसे ज्यादा जो एंगल चेंज हुआ किसका,
इस कलर का, वायलेट मतलब बैंगनी कलर का, बैंगनी कलर का सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उससे ही बैंगनी रंग का सर्वाधिक विक्षेपण के नाम से हम जान सकते हैं। 7 रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है, वो 7 रंग विबज्योर के नाम से जाने जाते हैं। विबज्योर का मतलब वायलेट मतलब बैंगनी, फिर इसके बाद इंडिगो, फिर उसके बाद में ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से ये बट जाती हैं प्रकाश की विकिरण जब इसे प्रिज्म के माध्यम से गुजारा जाता है। ये था वर्ण विक्षेपण, और ये वर्ण विक्षेपण हमें देखने को किस में मिल रहा था, जब हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की थी तो हमने देखा था इंद्रधनुष में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ में वर्ण विक्षेपण भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण आप देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश का ध्रुवण जो होता है वो क्या होता है, तो आइए देखते हैं प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण, आप देखिए प्रकाश की जब हमने प्रकृति की बात की थी हमारी पिछली क्लास में, तो हमने देखा था कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या करते रहते हैं, जब प्रकाश की तरंग आगे बढ़ती है तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या करते रहते हैं, कंपन उत्पन्न करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कंपन उत्पन्न करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है प्रकाश की विकिरण या प्रकाश की तरंग। यदि ये कंपन, किसमें कंपन, विद्युत क्षेत्र और प्रकाश क्षेत्र के कारण जो कंपन हो रहे हैं, वो कंपन यदि एक साथ कई तलों में होते हैं तो उस प्रकार के प्रकाश को तो क्या कह दिया जाता है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, एक साथ कई तलों में यदि होगा तो उसको तो क्या कह देंगे, अध्रुवित प्रकाश कह देंगे। जैसे कि सूर्य, बल्ब और ट्यूबलाइट से जो प्रकाश निकलता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। क्यों, क्योंकि उससे निकलने वाली प्रकाश की विकिरणें या प्रकाश की तरंगे एक साथ कई तलों में कंपन करती हुई आगे बढ़ती हैं, तो ये क्या हो गया, अध्रुवित प्रकाश हो गया। यदि किसी प्रकाश में तरंगे इस प्रकार से गति करे कि कंपन केवल एक ही दिशा में, एक ही तल में हो, एक ही तल में हो, तो इसे क्या कह दिया जाएगा, ध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश में तो क्या होता है, एक्स वाई जेड सभी तलों में क्या होता है, कंपन होता है, तो उसको क्या कह दिया हमने, अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में केवल क्या होगा, एक ही तल में, जैसे एक्स वाई तल में ही क्या होगा, एक ही तल में क्या होगा, कंपन होते हैं, तो उसको क्या कह दिया, ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में से भी कुछ प्रकाश ऐसे होते हैं जिनमें तरंगों के जो कंपन की दिशा होती है वो होती तो एक ही दिशा में है, लेकिन कंपन जो होता है वो समान रूप से एक ही दिशा में समान रूप से होता है। तो इस प्रकार के प्रकाश को क्या कह देते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो 3 प्रकार के प्रकाश देखे हमने, पहला अध्रुवित प्रकाश, सूर्य, ट्यूबलाइट और बल्ब से जो प्राप्त होता है। फिर समतल ध्रुवित प्रकाश, और ध्रुवित प्रकाश का एक रूप जिसे हमने समतल ध्रुवित प्रकाश कहा, जिसमें कंपन केवल एक ही दिशा में एक समान रूप से होते हैं। अब ये जो अध्रुवित प्रकाश है, इसे ध्रुवित प्रकाश में एक उपकरण के माध्यम से चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, और उस उपकरण का नाम होता है टूरमेलिन क्रिस्टल। ये टूरमेलिन क्रिस्टल क्या कर देता है, इस अध्रुवित प्रकाश को जब इस टूरमेलिन उपकरण से निकाला जाता है तो ये इसमें किसे परिवर्तित कर देता है, ये इसे ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। आप देखते हैं कि यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश कई तलों में आपको कंपन दिखाई दे रहा है, और यहाँ केवल आपको एक ही तल में कंपन दिखाई देगा। ये था ध्रुवित, अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रकाश की पारदर्शिता के गुण के बारे में। प्रकाश की पारदर्शिता का गुण का तात्पर्य है किसी वस्तु को पार करने की प्रकाश की तरंगों की क्षमता। तो प्रकाश की तरंगें कुछ वस्तु को तो पार करके सीधा निकल जाती हैं, कुछ वस्तु को पार नहीं कर पाती और उससे वापस लौट आती हैं, और कुछ वस्तुओं में से कुछ मात्रा में पार कर जाती हैं और कुछ मात्रा में वापस लौट जाती हैं। तो प्रकाश का ये जो गुण कहलाता है वो उसकी पारदर्शिता कहलाता है, और इस पारदर्शिता के आधार पर ही वस्तुओं का जो रंग होता है, कलर होता है, वो निर्धारित होता है, और वस्तुओं के प्रकार जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं। वस्तुओं के प्रकार कैसे निर्धारित होते हैं, सबसे पहली चीज तो पारदर्शक वस्तुएं। क्या, पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की विकिरणें सीधी निकल जा सकती हैं, आर पार उनकी जा सकती हैं, जैसे कांच और जल। आप देखेंगे कांच या जल में से प्रकाश की विकिरणें गुजर जाती हैं और पार उसको कर जाती है उस माध्यम को, तो ऐसी वस्तुएं कैसी होगी, पारदर्शक वस्तुएं। दूसरे प्रकार की वस्तुएं होती है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं।
यानी इनमें से प्रकाश की कुछ विकिरणें तो पार करके इनको निकल जाती हैं और कुछ क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। जैसे तेल लगा हुआ जो कागज है, जिस हिस्से में तेल लगा हुआ होगा वहां से प्रकाश की किरणें वापस लौट जाएंगी, बाकी के हिस्से को आर पार कर जाती हैं। इन्हें अर्धपारदर्शक वस्तुएं कह दिया। तीसरे प्रकार की वस्तुएं होती है अपारदर्शक वस्तुएं। अब अपारदर्शक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको प्रकाश की तरंगे पार नहीं कर पाती। जैसे जो भी धातुएं होती हैं, धातु का जो आवरण होता है उसको प्रकाश की विकिरण पार नहीं कर पाती, तो उन्हें क्या कह दिया, अपारदर्शक वस्तुएं कह दिया। इनके पारदर्शक वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं, अर्धपारदर्शक वस्तुओं के आर पार हम आंशिक मात्रा में देख पाते हैं और अपारदर्शक वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख पाते हैं। इसी आधार पर जो वस्तुएं हैं उन्हें दो अन्य प्रकारों से भी वर्गीकृत किया गया है। एक तो प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, सूर्य। और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य या फिर अन्य प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश विकिरणों या तरंगों के आधार पर क्या करती हैं, ये चमकती हैं, दिखाई देती हैं। इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो खुद चमकती हैं प्रदीप्त, जो खुद नहीं चमकती वो क्या हो गई, अप्रदीप्त। हमने देखा पारदर्शिता का गुण कि किस प्रकार से पार करने की क्षमता होती है प्रकाश की तरंगों को, किसी वस्तु को, वो उसका पारदर्शी गुण होता है प्रकाश विकिरणों का। अब प्रकाश तरंगों का ये पारदर्शिता का जो गुण है वही क्या करता है, वस्तु का रंग निर्धारित करता है। वस्तु का क्या करता है, रंग निर्धारित करता है। किसी वस्तु से प्रकाश, जैसे मैंने आपको बताया प्रकाश की जो किरण होती है वो प्रकाश की तरंग 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और ये 7 रंगों की प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर गिरती है तो जिस इन 7 रंगों में से जिस रंग की विकिरण को वापस से वस्तु द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है उसी रंग की वो वस्तु दिखाई देती है। यानी वस्तु द्वारा जो प्रकाश का रंग वापस से परावर्तित कर दिया जाता है वही उस वस्तु का रंग होता है। बाकी की सारी विकिरण वस्तु द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित। जिस रंग की किरण को वापस से परावर्तित कर दिया वही वस्तु का रंग होगा। अब कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्या करती हैं, प्रकाश की सभी विकिरणों को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। अब सभी को क्या कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। उन वस्तुओं का कलर जो है वो कैसा होगा, काला। यानी किसी भी प्रकाश की विकिरण को ये वापस परावर्तित नहीं करेंगी, सबको अवशोषित कर लेंगी। तो सबको अवशोषित कर लेंगी तो रंग कैसा हो जाएगा, काला। कैसा हो जाएगा, काला। अब ये लाल रंग की वस्तु है, इसका मतलब इसने लाल रंग को क्या कर दिया, परावर्तित, बाकी को क्या कर लिया, अवशोषित। इसी प्रकार नीले रंग की वस्तु है, इसका मतलब इसने नीले रंग को क्या कर दिया, परावर्तित किया है, बाकी को क्या कर लिया, अवशोषित। अब एक तीसरी स्थिति और देखने को हमें मिल सकती है। तीसरी स्थिति कौन सी, कि जब वस्तु क्या करे, सभी प्रकार के रंगों का क्या कर दे, परावर्तन कर दे, एक भी रंग को अवशोषित ही नहीं करे। उस स्थिति में उस रंग, वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, सफेद रंग की दिखाई देगी। तो जो वस्तु सभी प्रकाश, जो प्रकाश रंग हैं, प्रकाश के जो रंग हैं, सभी रंगों की विकिरणों का क्या कर दे, वापस से परावर्तन कर दे, वो तो कैसी दिखाई देगी, सफेद। जो सभी रंगों का अवशोषण कर ले वो कैसी दिखाई देगी, काली। इसके अतिरिक्त सफेद और काले के अलावा वस्तु उस रंग की दिखाई देगी जिस रंग के प्रकाश का वो क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी। ये थे रंग, किसके आधार पर, प्रकाश की पारदर्शिता के गुण के आधार पर। अब प्रकाश से संबंधित सभी जो अभिलक्षण हैं, सभी विशेषताएं, सभी गुण हमने देखे। अब प्रकाश की तरंगों से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों की हम बात करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रकाश जो कि सूर्य से में प्राप्त होता है वो धरती तक कितनी मिनट में पहुंचता है, तो वो समय है 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो सूर्य से निकला हुआ प्रकाश धरती तक 8 मिनट और 16.6 सेकंड में क्या हो जाता है, धरती पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा से जो प्रकाश आता है वो धरती तक 1.28 सेकंड में पहुंचता है। यदि हमें वास्तविक, जैसा हमने देखा था प्रतिबिंब बनने की जब मैकेनिज्म हमने देखी थी, तो हमने देखा था कि अवतल दर्पण से क्या कर सकते हैं, हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और पर्दे पर, यदि किसी पर्दे पर हमें किसी प्रतिबिंब को प्राप्त करना है तो अनिवार्य है कि वो प्रतिबिंब कैसा हो, वो प्रतिबिंब वास्तविक ही होना चाहिए, तभी वो पर्दे पर प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब का कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना जरूरी है। और वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिलते हैं, हमें अवतल दर्पण से मिलते हैं। इसलिए पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण का प्रयोग करके ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।
एक अन्य तथ्य की यदि हम बात करें तो वो है कैलाइडोस्कोप। अब कैलाइडोस्कोप एक प्रकार की युक्ति होती है, एक प्रकार का उपकरण होता है जिसमें क्या होता है, दो दर्पणों को क्या करा जाता है, विभिन्न कोणों पर संयुक्त कर दिया जाता है। और विभिन्न कोणों पर जब संयुक्त किया जाता है तो उन दर्पणों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं। देखिए इस प्रकार से एक ही वस्तु के अलग अलग प्रतिबिंब हमें दो दर्पणों के संयुक्त करने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की युक्ति को क्या कह दिया जाता है, कैलाइडोस्कोप। तो ये थे प्रकाश के विकिरण या तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने न केवल इन तथ्यों को देखा, अपितु प्रकाश के जो विकिरण है, तरंग है, उसके विभिन्न गुणों को हमने देखा, जिसमें अपवर्तन की हमने बात की, परावर्तन की हमने बात की, पूर्णांतरिक परावर्तन की हमने बात की, विक्षेपण की हमने बात की, व्यतिकरण की हमने बात की। ये सभी गुण हमने देखे और इनसे संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं को भी हमने देखा जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसी चर्चा के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।